नमस्कार। आज के वीडियो में बीए तृतीय वर्ष कथा साहित्य के तहत पुरस्कार कहानी के द्वितीय और अंतिम भाग का वाचन करेंगे। इससे पहले के भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह कौशल नरेश साल में एक बार किसान का रूप धारण कर किसी एक नागरिक, एक किसान की ज़मीन पर खेती करते हैं और उसे अनुग्रह के स्वरूप खेत का चौगुना मूल्य दे दिया जाता है। इस साल के उत्सव के आयोजन के लिए मधुलिका की भूमि उसके खेत का चयन किया गया। मधुलिका कौशल के पूर्व सेनापति सिंहमित्र की कन्या है। उसके पिता ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मधुलिका अपने पितामह की भूमि को बेचना नहीं चाहती, इसलिए वह निस्वार्थ भाव से अपनी भूमि राजा को समर्पित कर देती है, लेकिन उसका मूल्य लेने से मना कर देती है। मधुलिका के इस ऊर्जस्वित रूप को देखकर मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण बेहद प्रेरित होता है। वह मधुलिका के पास अपने अनुराग, अपने प्रणय का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन मधुलिका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। अब आगे सुनिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों में से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से रूखा अन्न मिलता, वह उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग में तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण कर सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय विडंबना! आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटाने के लिए विकल हो रही थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसादमाला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाल खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वे चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी
दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी, उसने कहा, और आज उसकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में अपनी जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोल रहा था। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हूँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग तो बताओ, तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढीठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती न हाँ कह सकी और न ही वह इनकार कर पाई। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोला, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकल गया, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं? जो कहोगे करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई को बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख,
फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों में मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञापत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण बयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था, तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उसी निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने अपने को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों पर खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और, विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वाचित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, मैं तुम्हारा साहस देखकर चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोंपड़ी में ये रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह, उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं मधुलिका, नहीं। जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बून में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा।
वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग था। अत्यंत धीरता से यह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति रह गया है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब घोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग का प्रहरी चौंक उठा। उल्का आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, कोई 200 सैनिक। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द नहीं हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने उन्हें कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? क्या कोई बाधा है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या इसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ
और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बच गया। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे तो पुरस्कार लेना हो, मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी ख्याति है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका एक बार बंदी अरुण की ओर देखने लगी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस रहा था। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांगो। तो मुझे भी प्राणदंड मिले, कहती हुई मधुलिका बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। इस तरह अपने लिए प्राणदंड का पुरस्कार मांगकर एक तरफ मधुलिका ने राष्ट्रभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुराग और प्रेम भाव को भी उसने इतिहास के पृष्ठों पर, साहित्य के पृष्ठों पर हमेशा हमेशा के लिए अमिट और अमर कर दिया। अधिकतर अन्य कहानियों की तरह ही प्रसाद की इस कहानी में भी व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, इन दोनों को लेकर मानव मन के द्वंद्व को बेहद मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। यही इस कहानी की सफलता है।